आज सभी भैया पढ़ेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखा गया पाठ जो है मेरी यूरोप यात्रा। अर्थात राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति के पद पे थे तो उन्होंने यूरोप की यात्रा की थी, जिस यात्रा का एक संस्मरण के रूप में लिखा। तो इसको आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी, मृत्यु 28 फरवरी 1963 पटना अर्थात बिहार में। जन्म स्थान बिहार में हुआ था जन्म। माता का नाम कमलेश्वरी देवी, पिता का नाम महादेव सहाय। विवाह राजवंशी देवी से 1896 में। प्रमुख रचनाएं भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, शिक्षा और संस्कृत, भारतीय संस्कृत आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब इस पाठ को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मेरी यूरोप यात्रा यानी प्रस्तुत पाठ में राजेंद्र प्रसाद जी की यूरोप यात्रा का वर्णन किया गया है। यात्रा के दौरान देखी गई ऐतिहासिक इमारतों एवं शहरों के बारे में लेखक ने रोचक संस्मरण प्रस्तुत किया है। कहते हैं ये मेरी पहली विदेश यात्रा थी। मित्रों के परामर्श से मैंने सर्दी के लिए गर्म कपड़े बनवाए। मैं बराबर केवल खादी ही पहना करता था। वहाँ जाकर भी इस नियम को भंग करना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए कश्मीरी ऊन के कपड़े ही खादी भंडार से मंगवा कर बनवाए। कपड़े की काट छाँट भी तेजी रखी। अंग्रेजी पोशाक न पहनने का निश्चय कर लिया। फलस्वरूप दो बातें हुई, बहुत कम खर्च में काम के लायक कपड़े तैयार हो गए। पोशाक हिंदुस्तानी थी, इसलिए इसमें कुछ भूल अथवा भद्दापन भी हो तो कोई विदेशी समझ नहीं सकता था। अंग्रेजी पोशाक और रहन सहन धारण करने पर उन लोगों के फैशन और रीत नीति के अनुसार ही चलना फिरना, कपड़ा पहनना और खाना पीना पड़ता। अपना रहन सहन कायम रखने से यह अब झंझट सब दूर हो जाता है। विशेषकर मुझ जैसे आदमी के लिए ये झंझट कुछ कम नहीं है, क्योंकि मैंने कभी जीवन में कपड़े और फैशन पर ध्यान नहीं दिया। मैंने कपड़े को शरीर गर्म रखने और लज्जा निवारण का साधन ही मात्र समझा। कहने का मतलब है कि जब राष्ट्रपति पद पर रहते हुए भी इन्होंने पूरी भारतीयता का ध्यान दिया। यद्यपि यूरोप में जा रहे थे जहाँ का रहन सहन फैशन अलग था। तो कहते हैं मेरा सादगीपूर्ण जीवन था, इसलिए मैंने फैशन पर ध्यान नहीं दिया। कपड़े को मैं पहनता था केवल इस उद्देश्य से कि लज्जा का निवारण हो सके। गर्म कपड़े इसलिए पहनता था कि शरीर को गर्म रखा जा सके। अब आगे यात्रा का वर्णन किया गया है। जहाज़ पर मेरी पोशाक लोगों के कौतूहल का केंद्र बनी रही। एक पारसी दंपति और एक अंग्रेज सज्जन मेरी ओर विशेष आकर्षित हुए। गांधी जी खादी और शाकाहार के संबंध में बातचीत करने में समय आसानी से कट गया। उस समय जो बच्चों यात्रा थी तो ये पानी के जहाज़ से यात्रा किया था, क्योंकि इतनी एरोप्लेन की सुविधाएं नहीं थी। तो पानी के जहाज़ की यात्रा का वर्णन है। जब कहते हैं कि जब वो जहाज़ में बैठे तो एक पारसी परिवार था, एक अंग्रेज सज्जन थे। ये मुझे देख करके, मेरे वेशभूषा को देख करके बहुत आकर्षित हुए और गांधी जी के विषय में और खादी और शाकाहार के विषय में यानी बात करते करते पूरी रास्ता आसानी से कट गया। समय का पता ही नहीं चला। रास्ते में मुझे ज्ञात हुआ कि जब जहाज़ स्वेज नहर से गुजरता है, थॉमस कुक कंपनी की ओर से ऐसा प्रबंध रहता है कि जो यात्री चाहें वो मोटर गाड़ी द्वारा जाकर कैरो नगर देखकर आ सकते हैं। मैंने यह देख आना अच्छा समझा। मेरे साथ कुछ और यात्रियों ने भी थॉमस कुक के साथ वहां जाने का प्रबंध कर लिया था। अर्थात यात्रा के दौरान स्वेज नहर है जो इधर लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाती है। आप मानचित्र में पढ़े होंगे या कभी हम जब भूगोल पढ़ाते हुए मिलेंगे तो आपको इस नहर के बारे में बताएंगे। इस नहर को, ये कृत्रिम नहर है यानी मानव द्वारा निर्मित नहर है। यहाँ से जहाज़ कम समय में यूरोप को पहुँच जाते थे, क्योंकि उन्हें पूरा अफ्रीका का चक्कर नहीं लगाना पड़ता था। इसलिए जहाज़ के निर्माण से काफ़ी समय और धन की बचत होती थी। हम लोग सवेरे 5 बजे जहाज़ से उतरकर मोटर गाड़ी पर कैरो चले गए। कैरो पहुंचने पर मुंह हाथ धोने और नाश्ता करने के लिए हम एक होटल में ले जाए गए। फिर
हम कैरो का अजायब घर देखने गए। वहाँ पिरामिडों की खुदाई से निकली हुई वस्तुएं अब तक सुरक्षित रखी गई थी। प्राचीन मिस्र के कितने ही बड़े नामी और प्रतापी बादशाहों की मम्मी अर्थात शव जो पिरामिडों से निकले हैं वहाँ सुरक्षित रखे हैं। अब देखने में वे काले पड़ गए हैं, पर उनके चेहरों और हाथ पैर ज्यों की त्यों हैं। वे जिस कपड़े में लपेट कर गाड़े गए थे वह कपड़ा भी अभी तक वैसा लिपटा हुआ। अर्थात लेखक का कहना है कि कैरो से जाकर के वहाँ अजायब घर, अच्छा चिड़ियाघर था, वहाँ मम्मी आपने पढ़ा होगा। अर्थात प्राचीन काल में शवों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रकार के मसाले लगा करके और कपड़ों से बंद करके रखा जाता था। उनका जो भी विश्वास हो उनके साथ उनके अंदर जो आवश्यक सामग्री थी वो रख देते थे। उनका मानना ये था कि जैसे ये जहाँ भी जीवन लेंगे या जीवन जिएंगे तो जब आवश्यक सामग्री इनके साथ रहती है तो ये आवश्यक सामग्री उनके काम आएगी, अर्थात उनका अगला जीवन भी ऐश्वर्यशाली होगा और आरामदायक होगा। लेकिन लेखक एक नई तरह बता रहा है कि जो कपड़े लपेटे हुए थे सूती कपड़े, ये भारतीय द्वारा यानी भारत के उत्पादित कपड़ा था। अब आगे सुना है कि इस प्रकार खुदाई यानी मोहनजोदड़ो में जो गेहूँ निकला है वह बो देने पर उग गया। संग्रहालय की वस्तुएं और विशेषकर प्रतापी राजाओं के शव देखकर यह मालूम हुआ लगता है कि जो हम कुछ अपने बड़प्पन के मद में करते हैं वह सब कुछ कितना तुच्छ और अस्थायी है। जिन बादशाहों के संबंध में कहा जाता है उन्होंने अपने ज़माने में बहुत अत्याचार किए थे, उनके शव उसी तरह आज भी पड़े हैं। वहाँ का इतिहास नहीं पढ़ता उसे उनके नाम तक मालूम नहीं है। यद्यपि अजायब घर का सफ़र मनोरंजक रहा तथापि मेरे दिल पर क्षणभंगुर जीवन की सच्चाई का गहरा प्रभाव पड़ा। मैं वहाँ से उदास ही निकला। अन्य लेखक का कहना है कि जब वो अजायब घर पहुँचा उन राजाओं के जो शव पड़े हुए थे देखा मम्मी के रूप में, क्योंकि इतिहास में उनके बारे में पढ़ रखा था वो कितने क्रूर थे, जनता पर कितना क्रूर शासन किए थे, जनता को कितना कष्ट दिए थे। तो लेखक कहना था कि ये कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब संसार में रह जाता है। अर्थात एक अपने देश अपने स्थान के लिए अपने धन के लिए ज़रूरत के लिए व्यक्ति इतना गरीब लोगों जो सताता है और सताने के बाद में वो जब चला जाता है तो सब यही रह जाता है। तो इस संबंध में लेखक ने सोचा और वह उदास ही सोच करके रह गया कि हम लोग अपने को बहुत बड़ा मानते हैं, तो बड़ा ना मान करके एक सामान्य प्राणी मानना चाहिए कि संसार में सभी को जीने का अधिकार है। अजायब घर के बाद हम लोगों को शहर की कुछ प्राचीन और प्रसिद्ध इमारतें दिखाएंगे, जिसमें एक प्रसिद्ध मस्जिद भी थी। मिस्र के मुसलमान पूर्व की ओर मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं क्योंकि वहाँ से पवित्र काबा पूरब की ओर ही पड़ता है। वहाँ की मस्जिदें भी इसी कारण पूरब रुख की ही रहती हैं। यद्यपि कैरो पुराना शहर है पर जिस हिस्से को हमने देखा वह बहुत ही कुछ आजकल के शहरों जैसा ही था। दोपहर का भोजन, दोहर लिख गया है किताब में गलत छपा है। दोपहर का भोजन करके हम लोग कुछ दूर तक मोटर गाड़ी पर पिरामिड देखने गए। एक स्थान पर पहुंचकर मोटर गाड़ी छोड़ देनी पड़ी, ऊँटों पर सवार होकर पिरामिडों तक जाना पड़ा। मेरे लिए सवारी बिल्कुल नई थी क्योंकि मैं कभी ऊँट पर नहीं चढ़ा था। पिरामिडों को नज़दीक से जाकर देखा, ये चौखूंटी इमारतें थीं, हमारे देश में ईंटों के भट्ठे जैसे बने होते थे। अर्थात लेखक कहना है जैसे ईंट के भट्ठे होते हैं ऐसे थी। और आगे हम बढ़ जाते हैं, पिरामिड के बारे में वर्णन किया गया है। इसी के अनुसार उनकी चौड़ाई मोटाई थी, यानी जैसा ईंट के भट्ठे का आकार होता है ठीक ऐसा ही था, और सबकी चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग थी। किसी एक राजा के नाम को उसके मरने के बाद भी कायम रखने के लिए यह बनते थे। नाम तो अब केवल पुस्तकों में रह गया। ये इमारतें जिससे मनुष्य को कोई लाभ नहीं उठा सका, अपनी ही जगह पे आज भी हजारों वर्ष के बाद ज्यों की त्यों खड़ी हैं। हमने रेगिस्तान में एक विचित्र मूर्ति भी देखी। सुनते हैं कि प्राचीन काल में प्रश्नों के उत्तर देती थी ये मूर्ति। संध्या समय वापस आकर हम सभी लोग रेलगाड़ी पर सवार हुए और रात को 11 बजे शायद बंदरगाह पहुँचे, जहाज वहाँ पहुँच गया था। खाना पानी रेलगाड़ी में ही हो गया था। हम सब लोग जाकर अपने अपने कमरे में सो गए।
भूमध्य सागर पहुंचने पर कुछ सर्दी सी लगी। लाल सागर तो बहुत गर्म था, अभी बताया था भूमध्य सागर लाल सागर के बारे में। यानी जब भूमध्य सागर की ओर बढ़े अर्थात यूरोप की ओर बढ़े तो वहाँ कुछ सर्दापन रहा, सर्दी रही। अब थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं। सभी यात्री इस तरह देखने लगते मानो उन्होंने कभी ज़मीन नहीं देखी थी, अर्थात एक रास्ते में विशेष आनंद वाला जो स्थान आ गया, यानी यूरोप में की ज़मीन पर अब सब लोग पहुंच गए। मार्सेल्स में हम लोग सवेरे ही उठते, वहाँ एक होटल में ठहर गए। वहाँ भी थॉमस कुक कंपनी की नौका से शहर देखने योग्य सभी स्थानों को देखा। घूम फिर के लेखक कहता है कि मैं रेलगाड़ी में चढ़कर रात के करीब 9 बजे लंदन पहुंच गया। मैं मार्च तक तीसरे सप्ताह में लंदन पहुंचा था, यानी 3 सप्ताह रास्ते में लग गए। तीसरे सप्ताह में लंदन पहुंचे, 3 सप्ताह लग गए। स्टेशन पर पहले से वहां पहुंचे हुए मित्र मिल गए। मैं सीधा उस मकान में चला गया जो पहले से ले लिया गया था। वह गोल्डर्स ग्रीन में था। हम लोग कुछ दिनों तक वहीं ठहरे। मैं लंदन, यह प्रश्न आएगा उसका उत्तर मिल रहा है। लेखक लंदन किस लिए गए, किस सिलसिले में गए थे, तो उत्तर मिल गया, मैं लंदन एक मुकदमे के सिलसिले में गए थे। मुकदमे से छुट्टी पाकर मैं स्विट्जरलैंड गया। मेरी बहुत इच्छा था कि मैं रोमा और रोला से मिलूं, पर उनके घर पहुंचने पर ज्ञात हुआ कि गर्मी के कारण कार्टिगिरी पहाड़ी पर गए हैं। मैं वहां चला गया। रास्ता सुंदर था, रेलगाड़ी ऊंची पहाड़ी और आहिस्ता आहिस्ता चढ़ती गई। 2 दिन तक वहाँ रहा। वहाँ रोमा रोलाम से हमारी बातचीत भी हुई। कठिनाई ये हुई कि मैं फ्रांसीसी नहीं जानता था और वे अंग्रेजी नहीं जानते थे, इसलिए एक द्विभाषीय की सहायता लेनी पड़ी। द्विभाषीय मतलब जो 2 भाषाएं जानता है, उन्हें 2 व्यक्तियों के बीच में, अर्थात मान लिया हम हिंदी बोलते हैं, कोई अंग्रेजी बोलता हो, उसको हिंदी नहीं आती, हमको अंग्रेजी नहीं आती, तो बीच में थर्ड पर्सन ऐसा हो जिसको हिंदी अंग्रेजी दोनों आती हो, तो हमारी बात को उन तक पहुँचा देगा और उनकी बात को, यानी हम जब हिंदी बोलेंगे तो उनसे वो बात को इंग्लिश में बता देगा और जो इंग्लिश बोलेंगे वो हमको हिंदी में बता देगा। ये द्विभाषिया होता है। द्विभाषिया वर्तमान में जाप में भी द्विभाषीय की नियुक्ति की जाती है। भारत सरकार की ओर से द्विभाषीय नियुक्त किए जाते हैं। लेखक आया कहता है, वहाँ से चलकर मैंने वर्नवेल, न्यूटाटेल, लानोस और जिनेवा शहरों को देखा। न्यूटाटेल में एक आश्चर्यजनक घटना हुई। मैं वहाँ बाजार में घूम रहा था, एक दुकान में हाथ के बुने कपड़े देखने लगा। दुकानदार महिला थी। उसने मेरे कपड़ों को देखा और समझ लिया कि हिंदुस्तानी हूँ। उस महिला ने गांधी जी के बारे में बताया। मुझे आश्चर्य हुआ कि वह महिला न केवल गांधी जी के बारे में जानती थी, बल्कि उनके संबंध में जो ग्रंथ उसे मिल सके उन्हें वह पढ़ गई थी, यानी उन ग्रंथों को उसने पढ़ा था। वहाँ से फिर लंदन लौट आया। लंदन से मैं हालैंड गया। वहाँ उन दिनों युवकों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा था। मैंने भी उसमें भाषण दिया। सम्मेलन युद्ध विरोधी युवकों का था। वहाँ से बर्लिन गया। घूम घूम कर बर्लिन देखा। बर्लिन से लिपजिंग पहुँचा और वहाँ एक दिन ठहरा। वहाँ प्रसिद्ध जल चिकित्सक लुई कोहने से मिलने का विचार हुआ, पर ज्ञात हुआ कि मेरे पहुँचने से पूर्व उनकी मृत्यु हो चुकी है। सो सैड। फिर अपने यात्रा क्रम के अनुसार म्यूनिख पहुंचा। वहां पर प्रसिद्ध सेलर हाउस देखा, जहां हिटलर के भाषण हुआ करते थे। वहां का प्रसिद्ध अजायबघर भी देखा। म्यूनिख से वेनिस गया। ये सब शहरों के नाम हैं बच्चों। यह अजीब शहर है। घर घर में समुद्र है। नाव के सिवा दूसरी सवारी वहां नहीं चलती। पानी के बीच चट्टानें हैं। वहीं पर मकान बने हुए हैं। मच्छरों की भरमार है। मसहरी में भी नींद आना कठिन है। वेनिस से रोम पहुंचा। वहां के सभी प्रसिद्ध स्थान देखकर मार्सेल्स के लिए रवाना हुआ। मार्सेल्स से मुल्तान जहाज़ पर सवार हुआ और मुंबई आ उतरा। इस प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी इस यात्रा का विवरण दिया है। अब इससे कुछ संबंधित प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग इस किताब में ढूंढेंगे और तब तक इनको लिखेंगे।
प्रश्न को हम बता दे रहे हैं। पहला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे। प्रश्न नंबर 2 है लेखक लंदन किस लिए गए थे। और प्रश्न नंबर 3 है लंदन के बाद लेखक ने किन किन स्थानों की यात्रा की थी। ये 3 प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर इसमें आ चुके हैं। लास्ट में जिन जिन शहरों की यात्रा लेखक ने की थी उनके भी नाम आए हैं और शेष अन्य नाम आए हैं, जिनको आप कॉपी पे नोट करेंगे और बाद में जब हम इसके उत्तर लिखकर भेजेंगे तब आप लोग इसको लिखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए।